हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस लौट कर आए हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। और जैसा कि आप शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ गए हो तो रिकैप की थोड़ी सी जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि हम ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ रहे थे। ऑडिट प्रोसीजर में हमने पढ़ा कि रिस्क असेसमेंट कर सकते हो या अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम कंप्लीट कर चुके थे और अदर प्रोसीजर में दो चीजें हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हम जो है कंप्लीट कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यानी कि डिटेल में चीजों को चेक करना। जी हाँ, तो इसके अंदर जो दो पॉइंट आएंगे वो है टेस्ट ऑफ डिटेल या एनालिटिकल प्रोसीजर। जो अब हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। किस तरीके से सब्सटेंटिव प्रोसीजर को मैं परफॉर्म करूं, डिजाइन करूं, क्या प्लानिंग करूं उसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है, irrespective of assessed risk, auditor shall perform substantive procedure for all material item। रिस्क कुछ भी हो, लेकिन आपके बिजनेस में जो जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उन सभी इंपॉर्टेंट आइटम के लिए आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में सपोज आप इंश्योरेंस कंपनी हो और इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेपिटेटिव चीज है। बार बार रिपीटेटिवली आपको क्लेम देने रहते हैं, तो श्योरली आप उन क्लेम में से कुछ क्लेम निकाल के उनकी डिटेल स्टडी करिए ही करिए। दूसरा, because risk assessment is judgmental, so auditor may not be able to identify all risk। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऑडिटर महाराज है, गुरु है, ज्योतिष है? मतलब ऑडिटर ने कह दिया कि हाँ मेरे हिसाब से ये रिस्क है, यहाँ रिस्क नहीं है तो बस है, हो गया। अरे नहीं मित्रों, हो सकता है ऑडिटर ने सारी रिस्क वेरीफाई कर ली, उसके बाद भी कोई ना कोई रिस्क डिटेक्ट करना उससे रह गया। तो ऐसे केस में अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लोगे तो उसके लिए एक सेफ्टी हो जाएगी कि भले ही हो सकता है कि इस एरिया की रिस्क असेस करना मैं भूल गया हूं, पर मैंने इस एरिया में कुछ चीजें निकाल के डिटेल में चेक कर ली है। तो ये फायदा है। दूसरा, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड। आप कोई एंटिटी का रिस्क असेस करने जा रहे हैं, सारी चीजें मैनेजमेंट दे रहा है, सारा क्वेश्चन आप मैनेजमेंट से पूछ रहे हो, सब कुछ मैनेजमेंट बता रहा है। अब ऐसे में अगर आप सोचिए कि जब हम जिसकी गलती निकालने जा रहे हैं वो ही हमें सारी डिटेल दे रहा है, तो देयर माइट बी चांसेस कि वो कंट्रोल ओवरराइड कर दे, वो हमारे प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ कर दे और हमको पता भी ना चले। इसलिए अगर हम कुछ चीजों को डिटेल में जाके उनके सोर्स तक चेक करेंगे तो श्योरली अगर कुछ गड़बड़ है तो हमारे पकड़ में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दीज आर द रीजन कि हमें सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने ही चाहिए। अब ऑडिटर ये जरूर कर सकता है कि सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही करे, या ऑडिटर ऐसा कर सकता है कि सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल ही करे। ठीक है, अब ऑडिटर के पास ऑप्शन क्या है, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ डिटेल, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल अगर कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए तो दैट इज बेस्ट टू द रिस्क, दैट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। यानी कि अगर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा रहे हो, साथ में आप टेस्ट ऑफ डिटेल भी लगा रहे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। आगे एक नोट दे रखा है, 2000 का नहीं है पर पढ़ लेते, कोई बात नहीं। नेचर ऑफ रिस्क एंड असर्शन इज रेलेवेंट टू डिजाइन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। सही बात है यार, किस तरीके की रिस्क है, किस तरीके का वो आइटम है, क्या बात वो कहना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया है, हाई रिस्क एरिया है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर टेस्ट ऑफ डिटेल प्लान करना है। बट कोई बहुत ही इमटेरियल सी चीज है जिस पे अगर हम ध्यान नहीं भी देंगे और गड़बड़ निकल भी गई तो भी हमारा मटेरियलिटी लेवल क्रॉस नहीं होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पर आप अगर टेस्ट ऑफ डिटेल प्लान नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं।
फॉर चेकिंग एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस ऑफ असर्शन सेलेक्ट आइटम फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, अगर आपको सपोज कोई आइटम का एग्जिस्टेंस देखना है या आपको ये देखना है कि वो आइटम है या नहीं, तो हम लोग कौन सा आइटम उठाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे हम लोगों ने उठाया, सपोज हम लोगों ने कोई खर्चा उठाया या हम लोगों ने कोई एसेट उठा लिया, हम क्या करेंगे? उस एसेट्स के डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, उस एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ, ये फिक्स्ड एसेट्स जो है एग्जिस्ट करता है। साथ में उस फिक्स्ड एसेट्स का जब पेमेंट किया होगा तो आपको बैंक का ट्रांजैक्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको वो भी एक वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको कंप्लीटनेस चेक करनी है। कंप्लीटनेस मतलब क्या होता है कि यार ये पूरा आइटम रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया है। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई चीज फिक्स्ड एसेट्स में जोड़नी चाहिए थी लेकिन उन्होंने खर्चे में दिखा दी। कोई अमाउंट ऐसा था जिसे फिक्स्ड एसेट्स में जोड़ना चाहिए था लेकिन उन्होंने रिपेयर के नाम से प्रॉफिट में खर्चे की तरह दिखा दिया। कहीं ऐसा तो कोई नहीं है? उसके लिए अपन कहां से उठाएंगे आइटम? हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने से रह गया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा चेकिंग करनी पड़ेगी जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर से उठानी पड़ेगी। जब मैं खर्चे चेक कर रही होंगी उस दौरान मुझे ये नोटिस करना होगा कि किस तरीके का खर्चा है। उससे मैं ये डिसाइड कर दूंगी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L में आना चाहिए या बैलेंस शीट में। उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए थी, कोई ऐसा डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था पर आने से रह गया, तो उसके लिए भी मुझे बाहर के डॉक्यूमेंट्स, बाहर की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। बाहर बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर, तब जाके पता लगेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अनसेटिस्फैक्टरी, ऊपर अपन ने अभी पढ़ा था लेक्चर नंबर, ऊपर मतलब इस नोट्स के ऊपर वाले पेजेस में, यार ऊपर तो अभी जानने में बहुत टाइम है अपने को, बट कोई बात नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर अनसेटिस्फैक्टरी, मैंने ये देखा कि यार यहाँ पे कंट्रोल तो लगा रखे लेकिन कोई मतलब के नहीं है, कुछ रुक नहीं पा रहा, नो प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो उस केस में आपको ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। ये तो अभी अपन ने ये पढ़ा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है, अगला टॉपिक हमारा, वो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये होता क्या है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? सुना भी है, थोड़ा थोड़ा जाना भी है। बेसिकली आपने सुना ही होगा कि घर वाले तो कम भरोसा करते हैं, दोस्त ज्यादा भरोसा करते हैं। सही बात है ना? तो यहां पर भी क्या होगा कि जब ऑडिटर आएगा और ऑडिटर आके मैनेजर से पूछेगा कि साहब ऐसा है क्या, मैनेजर बोलेगा हाँ साहब बिल्कुल ऐसा ही है, ऑडिटर को भरोसा ही नहीं होता। ऑडिटर कहेगा ये रिलायबल नहीं है, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, क्या पता आपने वहां कोई फ्रॉड किया हो, वो मैं पकड़ ना लूं इसलिए आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। इसलिए ऑडिटर मैनेजर से तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ही लेता है, लिखा के ले ही लेता है कि हाँ ये सब सही है सॉरी, लेकिन खुद के कंफर्मेशन के लिए, खुद के और ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस गैदर करने के लिए वो क्या करता है, थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले लेता है, बाहर वालों से पूछता है, हेलो हाँ ये गुप्ता एजेंसीज में ये स्टॉक रखा हुआ बता रहा है वेयर हाउस में 2 करोड़ का, तो सेठ जी आपके वेयर हाउस में वाकई 2 करोड़ रुपए का माल रखा है कि गुप्ता एजेंसी का? हाँ, उधर से लेटर लिख के आ गया, हाँ भाई हमारे वेयर हाउस में गुप्ता एजेंसी का 2 करोड़ का स्टॉक रखा है। वेयर हाउस कीपर ने अपने साइन कर दिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ गई। या फिर अपन ने उनको एक लेटर भेजा कि अगर आपके यहाँ पर इतना स्टॉक रखा हुआ है तो आप यस में अपना रिप्लाई भेजे, तो ये श्योरिटी हो गई, ये हमने कंफर्मेशन ले ली किससे, एंटिटी के बाहर की किसी व्यक्ति से, कि वाकई ये अमाउंट जो उनसे रिलेटेड एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है वो सही है। कहां कहां एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं? एक डेटर तो हमको याद ही है ना, जो अपन बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर, उसके केस में तो आप ले ही सकते हैं, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये तो एकदम अपने को याद है। उसके अलावा बैंक बैलेंस,
या बैंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारी बात हो ही गई है, डेटर्स का बैलेंस अगर आपको कंफर्म करना है, हमारे बुक्स में, एंटिटी के बुक्स में दिखा रखा है कि कोई 20,000 का डेटर है, उस फलाने डेटर को हमने खत भेज दिया कि साहब वाकई आपको 20,000 रुपए चुकाने हैं गुप्ता एजेंसी को, उधर से जवाब आ गया यस, लो हो गया भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसके अलावा इन्वेंट्री, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया वेयर हाउस वाला, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय लॉयर, फाइनेंशियल, सेफ कस्टडी, सिक्योरिटी। अगर हमने हमारे फिक्स्ड एसेट्स का कोई जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स होता है, टाइटल डीड्स होता है, वो सपोज मैंने बैंक में दे रखा है लोन के लिए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे रखा हुआ है फॉर टेकिंग लोन, या वो मेरे लॉयर के पास है या किसी और की कस्टडी में, तो मैंने उससे भी पूछ लिया कि हाँ भाई इसकी जमीन के कागज आपके पास पड़े क्या, यस लिख के भेजो। इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज और स्टॉक होल्डर्स, अमाउंट ड्यू टू लेंडर एंड टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे मेरे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहा है कि लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम फलाना फलाना बैंक या फलाना फलाना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फ्रॉम मिस्टर एक्स वाई, इतने रुपए का लोन मैंने ले रखा है, तो वो मिस्टर एक्स वाई को अपन क्या भेज देंगे, खत भेज देंगे कि भाई साहब आपने वाकई गुप्ता एजेंसी को इतने रुपए का लोन दे रखा है क्या, उधर से रिप्लाई यस आ गया तो ठीक। एंड अकाउंट पेबल, जैसे डेटर के लिए कंफर्मेशन ले सकते हैं वैसे ही क्रेडिटर के लिए भी हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। ओके, ऑल्दो इट मे नॉट बी रेलेवेंट टूल इन सम असर्शन, एग्जाम्पल इट मे नॉट प्रोवाइड एविडेंस एज टू रिकवरेबिलिटी ऑफ डेटर। ये बता सकता है कि हाँ मेरा डेटर है, हाँ मेरा इतने अमाउंट का डेटर है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि पैसा कितने समय में आ जाएगा, या पैसा आएगा या नहीं आएगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या पैसा काफी लंबे समय के बाद तो नहीं आएगा। ये चीज आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब बताएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है, करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन में वो ये है कि जिस पार्टी से आप कंफर्मेशन ले रहे हो उसको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। समझ रहे हो आप सपोज किसी वेयर हाउस वाले से इंफॉर्मेशन ले रहे हो स्टॉक की, तो ही शुड नो कि भाई किस बारे में मुझसे पूछा जा रहा है, और उसको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि हाँ उसके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि वेयर हाउस में एक्चुअल में किस किस का सामान रखा हुआ है। उस बंदे को अगर कोई पता ही नहीं कि किसका रखा है किसका नहीं रखा है, तो उससे कंफर्मेशन लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। एबिलिटी, विलिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, उसी आदमी से, उसी व्यक्ति से आपको कंफर्मेशन लेनी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जानता है और जो आपको वाकई रिस्पॉन्ड कर सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, अब इसमें भी क्या होता है, गुप्ता एजेंसी का क्या है, व्यवहार बहुत है सर। तो उन्होंने क्या करा, उस वेयर हाउस वाले से इतना अच्छा व्यवहार रखा हुआ है कि वहां सामान नहीं भी होता ना तो भी ऑडिटर फोन करके पूछ ले, हाँ 2 करोड़ का सामान पड़ा है क्या सा, उधर से आवाज आती है वेयर हाउस, हाँ पड़ा है पड़ा है। व्यवहार यानी अगर कहीं रिलेटेड पार्टी हो गई या कोई नॉन हो गया, कोई कनेक्शन हो गया, तो फिर रिलायबिलिटी जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना है कि जो थर्ड पार्टी है वो ईमानदार कितनी है, उसका एंटिटी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ऐसे केस में कैसा हो, सुनो, सपोज ऐसा कुछ हो, ऑडिटर के यहाँ पे उसने देखा कि वेयर हाउस में स्टॉक तो था लेकिन वो पहले था, अभी नहीं बचा स्टॉक है ना, इस बार नहीं बच रहा। ऑडिटर ने कहा ले यार फिर की लेते हैं, मजे लेते हैं। ऑडिटर ने कहा उल्टी तरीके से चेक करते हैं। उसने क्या करा, वेयर हाउस कीपर को फोन लगा दिया, वेयर हाउस वाले को एक बार कंफर्मेशन का लेटर भेज दिया या फोन लगा दिया कि भाई साहब आपके यहाँ पर जो है गुप्ता एजेंसी का कितना स्टॉक रखा हुआ है, या आपके यहाँ पर गुप्ता एजेंसी का 1 करोड़ का स्टॉक रखा है क्या सर, यहाँ दिख रहा है ऐसा। अब उसने जल्दीबाजी में गुप्ता एजेंसी से बिना बातचीत करे उधर से भेज दिया, ऐसा रखा हुआ है, जब तक कि रखा हुआ था ही नहीं। ऑडिटर उल्टा गेम खेल रहा था, क्या, जो चीज नहीं थी उसको पूछ रहा था कि ऐसा है क्या,
और उसने भी जल्दीबाजी में क्या किया, और उसकी बुक्स में लिखा हुआ है हाँ यस यस, अब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो सकती है ना। तो इस तरीके से उल्टा सिस्टम भी अपना सकते हैं अगर ऑडिटर को डाउट है तो। और वैसे भी अगर रिलेटेड पार्टी या कोई कनेक्शन है ना, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने में डाउट हो ही जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। सबसे ज्यादा गड़बड़ कब होती है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज कर रहे होते हैं, वहां पे ही एडजस्टमेंट होते हैं, पूरे साल भर में जो लफड़े झगड़े हो गए होंगे ना, उन सबका एडजस्टमेंट तभी चल रहा होगा। तो उस समय हुए हुए जो ट्रांजेक्शन हैं उनको तो एक बार डिटेल में ऑडिटर को चेक कर ही लेना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। पहला है एग्रीइंग और रिकंसाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो आपके अंडरलाइन रिकॉर्ड्स है, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से टैली करो कि बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट आ रहा है एक्चुअल में उसका एविडेंस है या नहीं है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अंदर रिकॉर्ड्स वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है। दूसरा, एग्जामिन मटेरियल जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग। जो भी एडजस्टमेंट किया ना ईयर एंड पे, जो भी जनरल एंट्रीज करी ना, उनको बहुत ध्यान से करो, क्योंकि वो जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसमें कोई लफड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसके अंदर क्या पढ़ा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहाँ कहाँ ले सकते हैं काम में, जनरली ईयर एंड पे, या कोई इंपॉर्टेंट आइटम है तो, या आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल अनसेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं तो, तब उस जगह पे आप डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जिसका नाम है असर्शंस। ये नाम तो बहुत सुना है गालिब, नाम तो बहुत सुना है, असर्शन असर्शन असर्शन, आज तक समझ में नहीं आया पर व्हाट इज असर्शन। आज फाइनली वो दिन आया है जब हम इस शब्द को समझने जा रहे हैं। सो असर्शन, असर्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम कुछ ना कुछ एसर्ट करता है, कुछ ना कुछ कहता है हमसे। आहा, जैसे हम बोलते हैं ना आंखें भी होती है दिल की जुबां, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर हर एक आइटम आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, बस आप समझो तो सही। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी चीजें रिकॉर्डेड है उसका हर एक आइटम आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो आपको कह रही है कि देखो हमारे यहाँ सैलरी का खर्चा हुआ था और हमारे यहाँ इतने महीने की सैलरी अभी भी पे नहीं की गई है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में लिखा हुआ है फर्नीचर, तो वो ऑडिटर को कह रही है कि मित्र हमारे यहाँ पर इतने रुपए का फर्नीचर जो है रखा हुआ है। यानी कि मैनेजमेंट या तो कुछ कहता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम है वो हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। क्लियर है बात। सो बेसिकली इन ये जो असर्शंस हैं, इन असर्शन में ही हम लोगों को क्या चेक करना है, इन असर्शन को ही हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि भाई मित्र फर्नीचर रखा हुआ है हमारे पास, ऑडिटर कहेगा अच्छा रखा हुआ है फर्नीचर, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, असर्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाओ फर्नीचर चेक करो, ठीक है। तो जो असर्शन हुए ना, वो असर्शन कितने तरीके के हो गए, ट्रांजैक्शन लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल और प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। ट्रांजैक्शन लेवल क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ या ना हुआ। सबसे पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है तो वो हुआ या नहीं हुआ, वो चीज पूरी रिकॉर्ड की गई नहीं की गई। हमने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, रिकॉर्ड 80,000 ही कर लिया, तो हम उसकी कंप्लीटनेस चेक करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे,
कट ऑफ प्राइस चेक करेंगे, रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, जिस साल का वो ट्रांजैक्शन था उसी साल में उसे रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया। और लास्ट इज क्लासिफिकेशन, अगर वो खर्चा है तो पीएनएल में जाए, अगर वो अगर वो एसेट है तो बैलेंस शीट में जाए, वो उसको सही तरीके से क्लासिफाई किया गया है या नहीं किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई लोन क्रेडिटर में आ गया, कोई क्रेडिटर लोन में चला गया, कोई खर्चा एसेट में चला गया, उसका क्लासिफिकेशन सही हुआ है नहीं हुआ। अकाउंट बैलेंस डेटर है, अरे डेटर है भी नहीं है, फोन करो भाई साहब आप हो क्या, आपको पैसे देने हैं क्या। उसके बाद वाकई कंपनी का अधिकार है क्या आपसे पैसे लेने का, या आपका अधिकार है क्या कंपनी से पैसे लेने का। ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, लेने तो 2000 रुपए, दिखा 500 रुपए ही रखे, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। वैल्यूएशन, फिक्स्ड एसेट्स हमको दिख रहे हैं 1 करोड़ के, अरे वैल्यू करो, वाकई है नहीं है फिक्स्ड एसेट्स 1 करोड़ रुपए के, वैल्यूएशन कराओ उसकी, आज की तारीख में उसकी वैल्यू है कितनी। स्टॉक हमने दिखा रखा है 1 करोड़ का, अरे उसकी वैल्यूएशन कराओ, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाकई 1 करोड़ है या नहीं। अलोकेशन, जो बांट रखा है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में, या कोई खर्चे को अगर हम लोगों ने अलोकेट किया हुआ है तो वो सही से किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और लास्ट असर्शन जो है वो है प्रिपरेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई चीज हुई है क्या, वाकई उसमें कोई राइट या ऑब्लिगेशन है क्या हमारी, या तो मुझे लेना है या मुझे देना है, ठीक है, उसको मैं किस हेड के अंदर क्लासिफाई करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस चीज का हमें एक आइटम का वैल्यूएशन करना है कि उसका रिलेटेड अमाउंट कितना है। जनरली अगर कोई मटेरियल आइटम है तो उसका अमाउंट अगर कम भी हुआ तो भी उसको हमको डिस्क्लोज करना है। अगर कोई इमेटेरियल अमाउंट है लेकिन उसका इमेटेरियल आइटम है लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा है तो वो भी हमको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो वापस हम समझते हैं आखिर ये असर्शन क्या है। सो असर्शन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हर एक आइटम जो है वो कुछ ना कुछ असर्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ कह रहा है, ठीक है। वो कौन कह रहा है, मैनेजमेंट ही हमसे कह रहा है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी सामान लिखे हुए हैं, जो भी आइटम लिखे हुए हैं, जो भी अमाउंट लिखी हुई है, वो सारी बातें हमसे कौन कह रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है। दीज ऑल आर द assertions made by management, these all are the assertions made by the management to consider different type of potential misstatement। इन आइटम के बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करेंगे कि हम कहाँ से मिस स्टेटमेंट को जो है ढूंढ सकते हैं। होपफुली आपको असर्शन का मतलब समझ में आया होगा। असर्शन आर जनरली implied but there are some explicit assertion also so that reader will not be left with incomplete picture। कुछ चीजें तो साफ साफ देख के ही समझ में आ जाती है, implied होती है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए का, मुझे ये implied है कि एंटिटी ओनर है 1 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स की। दिस इज इम्प्लाइड असर्शन, वहां लिखा हुआ नहीं है, बस फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, उससे मैंने समझ ली ये चीज कि उस फिक्स्ड एसेट्स की एंटिटी ओनर है, वो फिक्स्ड एसेट्स एंटिटी के पास अभी रखा हुआ है, वो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन अभी 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है। लेकिन उस फिक्स्ड एसेट्स को हमने कहीं मॉर्गेज किया हुआ है और वो बात कहीं नहीं लिखी हुई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट, हमको वो आगे से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस फिक्स्ड एसेट इज मॉर्गेज्ड इन फेवर ऑफ सो एंड सो। आगे बात समझ में। चलो इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है। सपोज सिक्योर्ड लोन है 4 लाख रुपए का, ठीक है। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि 4 लाख रुपए का लोन जो है हमने ले रखा है, सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड किससे है, मेरे को उठा के लेके चल जाएंगे कि 4 लाख रुपए नहीं दिए तो आखिर ये 4 लाख की पे सिक्योरिटी कौन सी दी हुई है। तो यहां पर हमको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, हमने लोन इसको दिया, इतने समय के लिए दिया, सिक्योरिटी क्या है,
ब्याज कितना है, ये सब चीजें हम पता नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग, ये हमको पता करना पड़ेगा। चलिए, अगला लिखा हुआ है नेगेटिव असर्शन आर आल्सो एनकाउंटर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, देर इज नो कंटिजेंट लाइबिलिटी, नो आइटम ऑफ बिल्डिंग इन बैलेंस शीट। सपोज बैलेंस शीट में कहीं पे भी बिल्डिंग नहीं लिखी हुई, इसका मतलब नहीं लिखा हुआ भी कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि कंपनी के पास या एंटिटी के पास खुद की लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। अगर बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये नेगेटिव असर्शन है कि नहीं लिखी हुई, इसका मतलब एंटिटी के पास जितनी प्लांट एंड मशीनरी है जरूर है कि वो या तो रेंट पे आई हुई है। आगे बात समझ में? ओके, सो ये हमने पढ़ा था असर्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? असर्शन के बारे में। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम होते हैं वो हमको कुछ ना कुछ असर्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, यानी मैनेजमेंट वो आइटम्स लिख के हमें कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। तो मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है? अगर मैनेजमेंट ने लिख दिया कि मेरे यहाँ पर सिक्योर्ड लोन है 4 लाख रुपए की, तो मैनेजमेंट ये कहना चाह रहा है कि हमने लोन लिया हुआ है 4 लाख रुपए का और उसके लिए हमने एक सिक्योरिटी भी रख रखी है। क्लियर है बात? तो दिस इज असर्शन। और नेगेटिव असर्शन मतलब अगर कुछ नहीं दे रखा, अगर कुछ बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ तो भी हम उससे कुछ समझ सकते हैं। कैसे? उसमें नहीं लिखा हुआ बिल्डिंग, यानी कि एंटिटी के पास खुद की लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। अब ऐसे में ऑडिट करते करते कोई बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट टाइटल डीड्स निकल गए अपने नाम के, आहा, ऑडिटर कहेगा साहब बैलेंस शीट में नहीं लिखे हुए साहब आपने। तो नेगेटिव असर्शन भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है, उस चीज को भी आपको चेक करना है। बिल्डिंग नहीं लिखी हुई तो देखो कहीं एक्चुअल में कोई बिल्डिंग के ओनर तो नहीं है, एंटिटी है ना। तो बेसिकली नेगेटिव असर्शन से भी आपको काफी सारे पॉइंट मिलते हैं चेकिंग वाले। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। सबसे इजी टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बेसिकली आप देख सकते हैं नेचर के आधार पर क्या होता है, विजुअल, ओरल या डॉक्यूमेंटली। या तो हम देखते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, ओरल किसी से पूछ लिया, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, डॉक्यूमेंट्री बिल वगैरह चेक कर लिया, वाउचर चेक कर लिया, एग्रीमेंट चेक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन सर्विस। इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस, जो एविडेंस एंटिटी के अंदर से ही ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इनवॉइस, कैश मेमो, सेल्स बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दैट और आर इंटरनल एविडेंस। लेकिन जो एंटिटी के बाहर से एविडेंसेस आ रहे हैं, जैसे मैंने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लिया, ठीक है, परचेज इनवॉइस या कोटेशन जो वेंडर ने भेजी, या कोई वेयर हाउस वाले से मैंने कंफर्मेशन ले ली, दीज ऑल आर एक्सटर्नल एविडेंस, दीज ऑल आर एक्सटर्नल एविडेंस। ओके, एक्सटर्नल एविडेंस आर मोर रिलायबल देन इंटरनली जनरेटेड। ये तो कहने की बात ही नहीं है यार, इसमें क्या कहा तुमने, ये क्या बात कही? ये तो कथित सत्य है कि बाहर वालों पे ज्यादा भरोसा है हमको, सीधी सी बात है। ऑडिटर शुड मैच इंटरनल टू एक्सटर्नल। आहा, ऑडिटर क्या करेगा? मैच कर, ऑडिटर क्या करेगा? मैच करेगा। क्या मैच करेगा? बाहर से जो मैं सबूत लेकर आया है और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो सबूत दे रहे हैं वो सबूत सेम है या नहीं है मेरे दोस्तों। अगर बाहर वाला 1 लाख बोल रहा है, डॉक्यूमेंट में 80,000 दिख रहे हैं, हो गया लोचा उल्फत, अब तो कुछ चेक करना पड़ेगा बॉस। इंटरनल टू इंटरनल, एक एम्प्लॉय से भी सेम क्वेश्चन पूछा, दूसरे एम्प्लॉय से भी वही क्वेश्चन पूछा, ये भैया गंगा जी की बात कर रहे हैं, वो यमुना जी की बात कर रहे हैं। यानी इंटरनली हम लोगों ने सेम प्रोसीजर अप्लाई करा पर दो डिफरेंट मुझे एविडेंस मिल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं। आओ भैया आओ, अभी नंबर लगाते हैं तुम्हारा, तो उससे हमको रिस्क बढ़ जाएगी। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस है तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क रिवाइज हो जाएगा तो हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसमें हमको और ज्यादा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, काम बढ़ता चला जाएगा मित्रों। चलिए, ये थे हमारे टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक का नाम है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। आहा, हमने मतलब बहुत सारी जगह सुना है मतलब का संसार है ये, है ना। क्या सुना है हम लोगों ने?
मतलब का संसार है। यानी कि जो चीजें आपके काम की है, मतलब की है, रेलेवेंट है, रिलायबल है, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है ना। क्या कहता है रेलेवेंस? इट डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आप जो काम कर रहे हो, आप जो ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो, उससे वो जुड़ा हुआ भी है या नहीं है, उससे कोई कनेक्शन है भी या नहीं है। समझ में आ रही बात? हम बात कर रहे हैं डेटर की, या हम बात कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, खर्चे की, उस दौरान ये बात आ रही है कि यार ये जो एम्प्लॉय है ना हमारा, ये एम्प्लॉय आजकल बहुत इनएफिशिएंट हो गया है, इस एम्प्लॉय को क्या है दूसरी जॉब सर्च कर रहा है, ये एम्प्लॉय छुट्टियां बहुत ज्यादा लेने लग गया। देर इज नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन बोथ द थिंग्स। हम जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ जो प्रॉब्लम दिख रही है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं। सो दीज आर नॉट रेलेवेंट फॉर मी। तो जो चीज आपके लिए रेलेवेंट है आप उसी को कंसिडर करिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। मैं ये देख रही हूँ कि भैया डेटर से कितना कितना पैसा आ गया, तो अगर मुझे एग्जिस्टेंस या वैल्यूएशन चेक करनी है तब तो ठीक है। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल डेटर था शुरू में 1 लाख का, साल भर में उससे पैसा रिसीव हो गया 80,000, यानी अब डेटर कितने के एग्जिस्ट करते हैं मेरे पास? 20,000 के। डेटर का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? 20,000 का। ठीक है, नॉट रेलेवेंट फॉर वेरीफाइंग कट ऑफ। इससे हमको ये पता नहीं चलेगा कि डेटर से कहाँ पे जो है पैसा आ जाएगा या कौन सा डेटर पैसा नहीं देने वाला है, इससे हमको इतना डिटेल पता नहीं लगेगा। हमको सिर्फ इतना पता लग जाएगा कि कौन कौन से डेटर से पैसा आ गया है। दूसरा टॉपिक जो है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या कहता है? इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टांसेस। आप कहां से वो ऑडिट एविडेंस आया है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना भरोसा कर पाओगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आने वाला है कि एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल। ये तो हमने पढ़ ही लिया, एक्सटर्नल से जनरेट किया है, मोर रिलायबल है, नो डाउट। ऑडिटर खुद एक एविडेंस ऑब्टेन करे या किसी और से ले, तो खुद जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा वो ज्यादा रिलायबल होगा। एविडेंस इज डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल। आप पूछताछ करो ओरली, उससे ज्यादा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, लिखित में, वो ज्यादा रिलायबल है। अगर आप कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एविडेंस ऑब्टेन करते हो या आप जेरोक्स से ऑब्टेन करते हो, तो नो डाउट ओरिजिनल से ऑब्टेन किया हुआ ज्यादा रिलायबल है। और दूसरा, एविडेंस आर रिलायबल इफ कंट्रोल आर इफेक्टिव। अगर इंटरनल कंट्रोल एंटिटी के बहुत अच्छे हैं तो जनरली वहां पे जो है रिलायंस जो होता है, जो क्या नाम से रिलायबिलिटी होती है वहां के ऑडिट एविडेंस की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कौन से ऐसे में आ रहा था? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऐसे 500। ओके, अब जो अगला ऐसे आने वाला है वो कौन सा है? ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कौन सा ऐसे आ रहा है? ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? जो भी मैनेजमेंट से आपने डिस्कस किया, मैनेजमेंट से आपने कुछ भी पूछना चाहा, आपने मैनेजमेंट से वो लिखित में ले लिया। सीधी बात है, आपने बहुत सारी बातें करी होगी मैनेजमेंट से, कुछ आपको याद नहीं भी रहे, या क्या प्रूफ है कि मैनेजमेंट ने आपसे ऐसा कुछ कहा था, आपको ऐसा कुछ बोला था। तो बेसिकली कोई भी बात अगर मैनेजमेंट आपसे बोल रहा है और आपको लग रहा है अच्छा ऐसा, तो आप मैनेजमेंट से हाथों हाथ लिखा के ले लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लो। इट इज अ रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। किसको दिया जाता है? ऑडिटर को दिया जाता है, कोई भी मैटर के कंफर्मेशन के रिगार्डिंग। बेसिकली रिटन रिप्रेजेंटेशन इज सपोर्ट टू अदर ऑडिट एविडेंस। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड कर ली तो फ्री हो गए, चलो भाई जय श्री राम, हो गई अपनी ऑडिट। ऑडिट करने गए, मैनेजमेंट को बोला ये भी लिख के दे दो, ये सब सही है, ये लिख के दे दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब आइटम सही लिखे, ये भी लिख के दे दो। फिर आप क्या चेक करोगे? सब वही लिख के दे देंगे। तो उन्होंने ही तो लिखा है, उन्होंने ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, और आप सिर्फ उनसे पूछ रहे हो कि आपने सही लिखा है? हाँ भाई सही लिखा है, हो गया। नहीं, ये सिर्फ एक एडिशनल एविडेंस है, एक सपोर्टिंग एविडेंस है। इसको ऑब्टेन करने से आपके बाकी ऑडिट प्रोसीजर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। So this is ऐसे 580 written representation.
ठीक है। इट इज नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। आहा, कितनी ऊंची बात कह दी, कितनी गहरी बात कर दी यार। ये बहुत जरूरी है लेकिन ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि इसको लेने के बाद भी आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे, और इससे ऑडिट प्रोसीजर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्या है, खाना आता है ना, उसके साथ साइड में जो पत्ता गोभी और प्याज इनकी गार्निशिंग करके लाते हैं ना, तो दैट इज नेसेसरी। प्लेट की गार्निशिंग करके लाएंगे तभी लगेगा कि हाँ कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में फूड सर्व हो रहा है, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में फूड सर्व हो रहा है, दैट इज नेसेसरी। लेकिन उससे बाकी के खाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेटिंग करके ले आओ और बाकी खाना हम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम तो साइड के मूली गाजर और वो पत्ता गोभी का डेकोरेशन ही खा लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वो नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी फॉर द प्लेटिंग, बट उसका उस डिश पे, उस ऑडिट प्रोसीजर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो गया ना खाने पीने का। भाई भूख नहीं लगने लग जाए किसी को, भूख तो नहीं लग रही ना, और लग भी रही है तो थोड़ा बहुत काजू बादाम पिस्ता तो जेब में चलना चाहिए। चलिए आगे हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ओके, ओहो, क्या है ऑडिटर का उद्देश्य? देखें, सबसे पहले तो उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस की ऑब्टेन करनी है ताकि दूसरे एविडेंस को सपोर्ट मिल सके और वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सके। और जनरली इसके अलावा कोई भी मैटर जिसको लेकर ऑडिटर को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डाउट है या कोई भी पॉइंट है, तो उसको हाथों हाथ मैनेजमेंट को खत लिख के भेजना है कि आप ये लिख के बता दो कि ऐसा है या नहीं है। एक तरीके से माने तो ये एक प्रूफ हो जाता है कि यार ऑडिटर अपने आप को सेव कर लेता है कि यार देखो मैंने कोशिश करी थी, मैंने मैनेजमेंट से पूछा भी सही, मैनेजमेंट ने कहा नहीं ऐसा ही है, हमारे पास इतना ही डॉक्यूमेंट है, हमारे पास यही है। तो ये क्या हो जाता है, एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकता है ऑडिटर को। पर ये लेंगे किससे अपन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन साहब? अभी तो ऊपर पड़ा ना यार, मैनेजमेंट से लेना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से लेना है या एक्सपर्ट से लेना है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट के ऊपर होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी जो उस एंटिटी की ओवरऑल गवर्निंग बोर्ड है, जो उसका हायर अथॉरिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो आप मैनेजमेंट से लो, ओनर से लो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से लो, एक्सपर्ट से लो, क्या लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना सम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हमें मैनेजमेंट से लेनी है। बहुत लंबा दिख रहा है ना, ज्यादा हो जाएगा क्या आज? नहीं, नहीं होगा, इतना सा और पढ़ लेते हैं ना। क्या क्या लेना है अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से? सबसे पहला, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, तुम हम आए ना जब तैयार रखना सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इट हैज प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मैनेजमेंट को ये लिख के देना पड़ेगा कि भैया हमने सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ऑडिटर को दे दिए हैं। एंड मैनेजमेंट ये भी लिख के देगा कि हमने सारे ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड करे हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे हैं उन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया गया है, यानी कोई भी आइटम हमने छोड़ा नहीं है रिकॉर्ड करने से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने से। ओ हो, ये 3 चीजें तो लिख के देगा मैनेजमेंट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ऑडिटर को सब दिया, मैंने ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन दी, मैंने ऑडिटर को सब बता दिया। इसके अलावा ऑडिटर वापस से भी बोल सकता है अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट में चेंज हो गया, ऑडिटर को लगता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज हो गया, ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या ऑडिटर को लगता है कि यार मेरे को लगता है, मेरे को लग रहा है वापस से लेना है तो लेना है। इफ ऑडिटर डीम्स इट फिट टू डू सो, ऑडिटर को अच्छा लगेगा तो वापस मांग लेगा, 4 बार मांग लेगा, 5 बार मांग लेगा, मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। सही बात है। सो वैसे तो मैनेजमेंट से ये 3 चीजें ऑब्टेन करनी ही है। उसके अलावा हम इसको रिकन्फर्म भी करा सकते हैं अगर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, अगर मैनेजमेंट हमको लग रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से समझ नहीं रहा, या मैनेजमेंट जो है क्या नाम से क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कोई चेंज लाया है, या फिर ऑडिटर को ये ऐसा कुछ करना सही लगता है। तो
डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। भाई साहब आपने ऑडिट रिपोर्ट तो 20 तारीख को ही साइन कर दी, वो सेठ जी 26 को लिख के दे रहे हैं हाँ हमारे यहाँ ऐसा है। अरे जब मैं ऑडिट कर रहा था तब वैसा था या नहीं? तो यानी कि आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट जो है ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले ही होनी चाहिए। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बरसों पुराने का या आगे आने वाली चीजों का नहीं लेना है। जिस पीरियड का आप ऑडिट कर रहे हो ना, बस उसका ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन लेटर, लेटर में होना चाहिए। एक प्रेम पत्र जो है ऑडिटर लिख के देगा मैनेजमेंट को कि भाई साहब, या भाभी जी भी हो सकते हैं, भाई साहब भाभी जी आपके यहाँ ऐसा है या नहीं है, हमें थोड़ा लिखित में लिख के दे दीजिए। ठीक है। ओहो, अब ये अपन कल पढ़ते हैं। आई थिंक आज के लिए बहुत है, क्योंकि वही हमारा कॉन्सेप्ट है भाई कि थोड़ी थोड़ी देर में छोटा छोटा ब्रेक तो बनता है बॉस। सो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर आपको कब परफॉर्म करने हैं और उसको कैसे डिजाइन करना है। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल कमजोर है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप बिल्कुल डिटेल में चेक करिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है, जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेते हैं किसी अमाउंट की, किसी आइटम की, कोई डिस्क्लोजर की। उसके बाद हमने पढ़ा असर्शन क्या होता है। असर्शन होता है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा मैनेजमेंट हमसे जो जो कहना चाहता है उन सबको हम लोग क्या करते हैं, असर्शन कहते हैं, जो 3 तरीके के होते हैं, ट्रांजैक्शन लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल एंड प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ऑडिट एविडेंस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है विजुअल, ऑरल और डॉक्यूमेंट्री, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। नो डाउट रिटर्न ज्यादा जो है रिलायबल होगा और इधर एक्सटर्नल जो है वो ज्यादा रिलायबल होगा। ये हमको बहुत जरूरी है देखना कि जो भी आप ऑडिट एविडेंस या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं दैट शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल। क्योंकि अगर हो सकता है एक चीज पर्टिकुलर एविडेंस, एक कोई पर्टिकुलर एविडेंस एक चीज के लिए तो रेलेवेंट है पर दूसरे के लिए ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने पढ़ा भी था कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो अबाउट कलेक्शन डेटर से जो मिला, एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन के लिए वो रेलेवेंट है, लेकिन कट ऑफ के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। रिलायबल, भरोसा करने लायक होगा। जितना आपने इंडिविजुअली ऑब्टेन करा है, बाहर से ऑब्टेन करा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑब्टेन करे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे, वो उतना ज्यादा रिलायबल एविडेंस हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हमें मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। आपने सारा डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दे दी, आपने सारे रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजैक्शंस और सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये बेसिकली सपोर्ट है बाकी ऑडिट एविडेंस का। बाकी ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से और एक्सपर्ट से, तीनों से ही ले सकते हैं। और अब यहां से हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टिल देन टाटा बाय बाय। टाटा बिरला अंबानी, नहीं टाटा बाय बाय, सी यू। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।